हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान इतिहास की इस महत्वपूर्ण क्लासरूम सीरीज में मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत हमने राजस्थान में एकीकरण की भूमिका और राजस्थान एकीकरण के शुरुआती 3 चरणों की बात हमने विस्तार से की थी। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने पिछले वीडियो एकीकरण के नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आज हम राजस्थान एकीकरण के जो बचे हुए चरण हैं उसकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम राजस्थान के 4 अन्य प्रमुख चरणों की चर्चा आज करेंगे। साथियों, राजस्थान एकीकरण के 3 चरण जब हुए थे तो प्रथम चरण के अंतर्गत राजस्थान की 19 में से 4 रियासतों का एकीकरण हुआ था, जो मत्स्य संघ के रूप में था। उसके बाद 9 रियासतों के साथ राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान संघ संपूर्ण हुआ था और पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत के मिलने के बाद संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था तीसरे चरण के अंतर्गत। तो यहाँ तक राजस्थान की 15 जो रियासतें हैं, 14 रियासतें, उनका एकीकरण हो चुका था। अब यहाँ राजस्थान की 5 रियासतें जो अब तक स्वतंत्र थी, जिसमें सिरोही, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो इन 5 रियासतों को हम आगे आने वाले चरणों के अंतर्गत कैसे इनका एकीकरण होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम शुरुआत करेंगे राजस्थान एकीकरण के चौथे और एक और महत्वपूर्ण चरण की, जिसका नाम रहता है वृहद राजस्थान। तो आज हम चर्चा शुरू करने वाले हैं राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण की, जो रहता है वृहद राजस्थान। तो जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि राजस्थान एकीकरण के 3 चरण पूर्ण होने के पश्चात राजस्थान की 14 रियासतों का एकीकरण इससे पहले हो चुका था। 5 रियासतें अभी बची हुई थी। अब इन 5 रियासतों में से मई 1948 में, ध्यान देना, मई 1948 में जो सिरोही रियासत थी, यह सिरोही रियासत जो है मुंबई प्रांत में मिल जाती है। सिरोही रियासत जो है वो मुंबई प्रांत में मिल जाती है। तो सिरोही रियासत के मुंबई प्रांत में मिलने के पश्चात अब हमारे यहाँ पर 4 रियासतें जो है स्वतंत्र रूप से बची थी। कौन कौन सी? अब इन 4 रियासतों में से जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, तो ये 4 रियासतें अब स्वतंत्र रूप से बची हुई थी। इन 4 रियासतों में से 3 रियासतें कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो ये रियासतें उस समय रियासती विभाग की शर्तों को पूर्ण कर रही थी। जो शर्तें थी, रियासती विभाग की जो शर्त थी कि 10 लाख से अधिक आबादी और 1 करोड़ रुपए से अधिक की जो वार्षिक आय है, इनकी शर्तों को ये तीनों रियासतें पूर्ण कर रही थी। तो ये चाहती तो अब स्वतंत्र रूप से भी रह सकती थी, लेकिन उस समय की जो सरकार थी, उन सरकार ने इन रियासतों को, जो रियासती विभाग था, उन रियासती विभाग ने इन रियासतों पर विचार विमर्श करना प्रारंभ किया। उन्होंने इन सभी रियासतों को राजस्थान में मिलाने का जो है प्रयास शुरू किया। अब राजस्थान की जो 4 रियासतें अभी भी स्वतंत्र थी, इन 4 में से 3 रियासतें देखें, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जो 3 रियासतें हैं, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, तो ये रियासतें जो है ये रेगिस्तान क्षेत्र में, यानी यहाँ पर रेगिस्तान का फैलाव है। यहाँ की जो मिट्टी है वह मिट्टी बिल्कुल अनुपजाऊ मिट्टी है और यहाँ पर संचार के साधनों की कमी है, साथ ही साथ यहाँ पर यातायात के साधनों की भी कमी थी। तो ये जो रियासतें हैं, ये रियासतें उस समय आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की कमी थी और यहाँ की जो जलवायु और जो भौगोलिक संरचना है, उस संरचना के कारण ये तीनों रियासतें काफ़ी जो है आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी जो है कमज़ोर थी।
अब जो उस समय रियासती विभाग के सचिव थे वीपी मेनन। तो वीपी मेनन ने एक प्लान बनाया था। उन्होंने एक जो है इन रियासतों को काठियावाड़ प्रदेश में मिलाकर, काठियावाड़ जो वर्तमान में गुजरात का हिस्सा है, तो उस समय इन तीनों रियासतों को काठियावाड़ में मिलाकर इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्लान किया था। तो केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो सरकार की तरफ से यहाँ इनको मदद की जा सके और इनको आर्थिक रूप से अधिक सक्षम किया जा सके। तो अब काठियावाड़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर को काठियावाड़ में मिलाकर इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्लान यहाँ पर किया गया। लेकिन उस समय की जो इन रियासतों की जनता थी, तो उन जनता की जो इच्छा थी कि हम राजस्थान में ही मिलना चाहते हैं। तो रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन के प्लान के अनुसार इनको काठियावाड़ में मिलाकर इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना था। लेकिन वहाँ की जो जन भावना थी, जो वहाँ की जनता की इच्छा थी, वह इच्छा कि हम राजस्थान में ही मिलना चाहते हैं। अब उस समय के एक और प्रसिद्ध नेता थे समाजवादी दल के, एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया ने उस समय राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। ध्यान देना, राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का इन्होंने गठन किया और ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जो जयपुर रियासतें हैं, इनके साथ साथ मत्स्य संघ को भी, इनका जो प्लान था कि हम इन चारों रियासतों के साथ साथ मत्स्य संघ को भी संयुक्त राजस्थान में मिलाने की इन्होंने मांग की थी। तो राम मनोहर लोहिया जो है राजस्थान आंदोलन समिति का गठन करते हैं और गठन करने के बाद इनकी जो प्रमुख मांग रहती है कि इन चारों रियासतों के साथ साथ जो मत्स्य संघ बना था पहले चरण के अंतर्गत, उन सभी को मिलाकर संयुक्त राजस्थान संघ, इन सभी को संयुक्त राजस्थान संघ में मिला दिया जाए। अब भारत सरकार ने इन चारों राज्यों को संयुक्त राजस्थान संघ में मिलाने का निश्चय किया। मैंने कहा कि यहाँ पर इनकी भी मांग थी कि इन चारों राज्यों के साथ साथ मत्स्य संघ को भी संयुक्त राजस्थान संघ में मिला दिया जाए। अब भारत सरकार जो थी उसने इन चारों रियासतों को राजस्थान में मिलाने का जो है वो निश्चय किया था। संयुक्त राजस्थान संघ जो उस समय बना था तीसरे चरण के अंतर्गत, उसमें मिलाने का निश्चय किया था। अब 11 जनवरी 1949 को वीपी मेनन, जो उस समय रियासती विभाग के सचिव थे, वो जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से मिलने जाते हैं। उस समय जयपुर के जो है दीवान थे वीटी कृष्णामाचारी। तो इन दोनों के पास वीपी मेनन जाते हैं। तारीख थी 11 जनवरी 1949। तो इस महत्वपूर्ण तारीख को रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन जो है ये जाते हैं जयपुर के महाराजा मानसिंह से मिलने, सवाई मानसिंह द्वितीय जो जयपुर के महाराजा थे, और यहाँ पर जयपुर के दीवान थे वीटी कृष्णामाचारी। तो वीपी मेनन इन दोनों के पास पहुंचते हैं और इन दोनों को संयुक्त राजस्थान में मिलने का प्रस्ताव देते हैं। अब यहाँ पर मानसिंह, जो सवाई मानसिंह द्वितीय हैं जयपुर के महाराजा, ये राजपूताना की जो रियासतें थी उन रियासतों को 3 अलग अलग संघों में विभाजन का एक सुझाव देते हैं। तो सवाई मानसिंह जो है यहाँ पर वीपी मेनन ने इनको जो है संयुक्त राजस्थान संघ में मिलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन यहाँ पर सवाई मानसिंह जो है ये राजपूताना की रियासतों को 3 संघों में बांटने का जो है वो सुझाव देते हैं। अब मानसिंह के सुझाव थे तो सवाई मानसिंह द्वितीय के
जो सुझाव के अनुसार जो 3 संघ हमारे यहाँ पर बनाए जाने वाले थे, कौन कौन से संघ थे उसको देखें। इनका जो पहला संघ था, 3 संघ बनाने के जो सुझाव देते हैं, उसमें पहला जो संघ है कि जो तीसरे चरण के अंतर्गत संयुक्त राजस्थान संघ बना है, संयुक्त राजस्थान संघ, तो इस संयुक्त राजस्थान संघ को यथावत रखा जाए, यानी यहां पर इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए। उसके बाद दूसरा जो संघ है, तो इस संघ के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान की 3 जो रियासतें थी, कौन कौन सी, जयपुर, अलवर और करौली, जयपुर, अलवर और करौली, तो इन तीनों रियासतों को मिलाकर एक दूसरे संघ का निर्माण किया जाए। और उसके बाद जो तीसरा संघ यहां पर था, तो पश्चिमी राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से थे उस समय, वो थे जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो तीसरे संघ के अंतर्गत इन तीनों राज्यों को मिलाकर पश्चिमी राजस्थान यूनियन, इन तीनों को मिलाकर पश्चिमी राजस्थान यूनियन, तो पहला संघ जिसमें संयुक्त राजस्थान संघ को यथावत रखा जाए, जो तीसरे चरण में बना था। दूसरा संघ जयपुर, अलवर और करौली को मिलाकर एक नए संघ का निर्माण किया जाए। और तीसरा संघ जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को मिलाकर पश्चिमी राजस्थान यूनियन को, पश्चिमी राजस्थान यूनियन के नाम से एक तीसरा अलग संघ बनाया जाए। अब 2 रियासतें बची हुई थी पूर्वी राजस्थान में, कौन कौन सी थी, वो थी भरतपुर और धौलपुर। तो 3 संघ ये बनाने का फैसला किया। उसके अलावा इन 2 रियासतों को उत्तर प्रदेश में मिलाने का जो है वो सुझाव इन्होंने दिया था। तो सवाई मान सिंह ने इन 3 संघों के निर्माण के साथ साथ भरतपुर और धौलपुर को उत्तर प्रदेश में मिलाने का जो है वो सुझाव दिया। हालांकि अब इसके बाद वीपी मेनन ने ये कहा मान सिंह से कि हम जन भावना को देखते हुए, क्योंकि उस समय राजपूताना की जो सभी रियासतें थी, उन सभी रियासतों की जो जनता थी, उन जनता की जो एक भावना थी कि हम इस राजस्थान में ही या इस संघ में ही मिलना चाहते हैं। तो अब वीपी मेनन जो है मान सिंह को कहते हैं कि हम जन भावना को देखते हुए इन सभी रियासतों को, राजपूताना की सभी रियासतों को एक संघ में मिलाने के अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हम इन सबको मिलाकर एक संघ का ही निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर मान सिंह को काफ़ी समझाया जाता है और आखिरकार इस समझाइश के बाद मान सिंह जो है अपनी 2 शर्तों के साथ मान जाते हैं। वो फिर से 2 शर्तें रखते हैं कि यदि हम एक संघ का निर्माण करेंगे तो शर्तें रहेगी। कौन कौन सी शर्तें रहेगी? तो अब मान सिंह की जो है पुनः 2 शर्तें आती है। अब यहां पर क्या शर्तें थी कि यदि जयपुर रियासत को मिलाया जाता है, वृहद राजस्थान का निर्माण किया जाता है, तो अब जो मान सिंह है, जो जयपुर के महाराजा हैं, तो मान सिंह को उस वृहद राजस्थान का अब क्या होगा कि इनको वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। तो मान सिंह की पहली शर्त थी कि मान सिंह को वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, और इनकी जो दूसरी शर्त थी कि अब वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया जाए। वृहद राजस्थान की राजधानी, क्योंकि पिछला जो चरण था संयुक्त राजस्थान संघ, उसकी राजधानी उदयपुर में थी। तो मान सिंह ने जयपुर को मिलाने के बाद
जो है अब यहाँ की राजधानी को वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाने का इन्होंने शर्त रखी। अब इन शर्तों को जो है इन शर्तों पर विचार किया गया और विचार के बाद जो है मान सिंह यहाँ पर मान भी जाते हैं और मान सिंह मान जाते हैं। उसके बाद जयपुर रियासत जो है वो इस संघ में मिलने के लिए हामी भर देती है। साथ ही साथ उधर बीकानेर रियासत, तो बीकानेर के जो महाराजा थे शार्दुल सिंह, तो शार्दुल सिंह जो है शुरुआत में नहीं मानते हैं लेकिन आखिरकार वो भी मान जाते हैं। जैसलमेर के जो महाराजा थे वो भी इस विलय पत्र में इस संघ में मिलने के लिए जो है हामी भर देते हैं। अब यहाँ पर एक रियासत जो थी वो थी जोधपुर रियासत, और जोधपुर रियासत के महाराजा थे हनुमंत सिंह। तो हनुमंत सिंह यहाँ पर मिलने के लिए राजी नहीं होते हैं, काफ़ी समझा जाता है। लेकिन चूंकि उस समय अलग पाकिस्तान की मांग करने वाले जो राजा थे जो व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने हनुमंत सिंह को पाकिस्तान में मिलने के लिए कहा था कि आपको वहाँ पर बहुत अधिक सुविधाएं और आपको बहुत अधिक अधिकार दिए जाएंगे। तो हनुमंत सिंह जो है मोहम्मद अली जिन्ना के आग्रह पर लगातार पाकिस्तान में मिलने की बात कहते हैं। अब यहाँ पर वीपी मेनन जो है वह वीपी मेनन उनका प्रयास रहता है कि हम इन सभी रियासतों को राजस्थान संघ में मिलाएं। अब यहाँ पर जो जोधपुर के महाराजा है हनुमंत सिंह, वो पाकिस्तान में मिलने के अपने विचार के सिलसिले में ही एक बार दिल्ली पहुँचते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने। लेकिन वहाँ पर वीपी मेनन जो है इनको मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने से पहले ही वहाँ से उस समय के जो वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो वो उनसे मिलाने के लिए ले जाते हैं। और वहीं पर जो है वो मजबूरी में इन हनुमंत सिंह को इस राजस्थान संघ में मिलने पर जो है मजबूर हो जाते हैं और वो वहाँ पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं। यहीं पर एक और घटना होती है कि जब वीपी मेनन और महाराजा हनुमंत सिंह आमने सामने होते हैं, तो हनुमंत सिंह जो है एक पेन पिस्टल तान देते हैं वीपी मेनन की ओर और ये कहते हैं कि मैं आपके दबाव में आने वाला नहीं हूँ। लेकिन इस घटना के दौरान ही माउंटबेटन वहाँ आ जाते हैं, वो उनसे पिस्टल ले लेते हैं और काफ़ी समझाइश के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हनुमंत सिंह वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह अब जो 4 रियासतें थी, जयपुर महाराजा मान सिंह इन शर्तों के मानने के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। जैसलमेर और बीकानेर शुरुआती कुछ समस्याओं के बाद, शुरुआती कुछ समझाइश के बाद ये भी मिल जाती है और जोधपुर के जो हनुमंत सिंह थे वो काफ़ी मुश्किल से इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। अब यहाँ पर चारों रियासतें जो है राजस्थान संघ में मिलने का जो है अपनी सहमति दे देती है। तो इसी सिलसिले में 12 जनवरी 1949 को, अब 12 जनवरी 1949 को वीपी मेनन, ध्यान देना, 12 जनवरी 1949 को वीपी मेनन वृहद राजस्थान के निर्माण के सिलसिले में जाते हैं उदयपुर, और उदयपुर जाकर वहाँ के महाराणा भूपाल सिंह से मिलते हैं। उनको वृहद राजस्थान में मिलने के लिए जो है प्रस्ताव दिया जाता है, जहाँ पर महाराणा भूपाल सिंह जो है मान भी जाते हैं। और इसके बाद अब 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं और इस जनसभा में इन्होंने, सरदार पटेल ने अब वृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा, वृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा ये करते हैं। तो अब 14 जनवरी 1949 को वृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा हो जाती है। तो ये घोषणा तक की जो है हमने एक महत्वपूर्ण चर्चा की है। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बात करेंगे कि यह वृहद राजस्थान कब बना, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, वहाँ राज प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख, इसके साथ साथ और क्या परिवर्तन यहाँ हुए थे, उसकी हम चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें।
तो राजस्थान की इन 4 बड़ी रियासतों के राजस्थान वृहद राजस्थान में मिलने का जो घोषणा इन्होंने कर दी, तो इस घोषणा के बाद अब वृहद राजस्थान के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया और इस बैठक में राजस्थान से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिल्ली पहुंचे थे। तो ये जो बैठक की गई थी साथियों, यह बैठक 3 फरवरी 1949 को की गई। 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक की गई थी और इस बैठक में वृहद राजस्थान के गठन के लिए जो है चर्चा की गई। अब यहाँ पर राजस्थान से जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पहुँचे थे, कौन कौन इस बैठक में थे? गोकुल भाई भट्ट, इसके साथ साथ माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और जय नारायण व्यास। तो ये सभी व्यक्ति जो है दिल्ली में उस बैठक में पहुंचे थे जहां पर वृहद राजस्थान के गठन के लिए चर्चा की जा रही थी। और इसी बैठक में यहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि अब जो वृहद राजस्थान का गठन किया जाएगा तो उस गठन में राज प्रमुख कौन होगा और इसकी जो है राजधानी कहाँ पर बनाई जाएगी। तो अब इस बैठक के अंतर्गत यहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि जो जयपुर के महाराजा मानसिंह है, क्योंकि जो मानसिंह ने शर्त रखी थी वृहद राजस्थान में मिलने से पहले कि मुझे आजीवन जो है राज प्रमुख का पद दिया जाए। हालांकि उन्होंने वंशानुगत राज प्रमुख की बात कही थी, लेकिन उनको आजीवन राज प्रमुख का पद यहाँ पर दिया जाता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि जो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे, वो अपाहिज होने के कारण ऐसा महसूस किया गया कि वो इतने बड़े क्षेत्र को अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन चूंकि मेवाड़ राजवंश की जो मान मर्यादा है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत भी थी मेवाड़ रियासत, तो वहाँ के मान सम्मान को, मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अब महाराणा भोपाल सिंह को एक और महत्वपूर्ण पद पर जो है बिठाया जाता है। वह पद रहता है महाराज प्रमुख का, जो महाराणा भोपाल सिंह के मृत्यु तक यह पद उन्हीं के पास रहता है। अब यहाँ पर इस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि जो जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय है, इनको आजीवन राज प्रमुख का पद दिया जाएगा। अब महाराज प्रमुख के पद पर महाराणा भोपाल सिंह को बिठाया जाएगा। अब यहाँ बात आती है राजधानी की। तो राजधानी की घोषणा करते समय यहाँ पर 2 जो रियासतें थी उस समय, मारवाड़ यानी जोधपुर और जयपुर, तो ये दोनों रियासतें उस समय जो है राजधानी के प्रबल दावेदार थी। अब चूँकि जोधपुर में जो है जोधपुर की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जो पेयजल की समस्याएं थी, तो वो कहीं ना कहीं जोधपुर को राजधानी बनने में जो है आड़े आ रही थी। अब जयपुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और वहाँ पर पेयजल की जो संसाधन है उनकी उपलब्धता के आधार पर जयपुर को अब इस वृहद राजस्थान की राजधानी घोषित किया जाता है। साथ ही साथ जो अन्य प्रमुख रियासतें थी, तो उन रियासतों के महत्व को देखते हुए भी अलग अलग विभाग जो है उन रियासतों को दिए जाते हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि यह जो चरण था, इस चरण का अब उद्घाटन कब होता है। तो वृहद राजस्थान जो है, इस वृहद राजस्थान का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण तारीख को होता है, जो रहती है 30 मार्च 1949 को इस वृहद राजस्थान का उद्घाटन होता है। और साथियों, ये जो तारीख है काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी तारीख को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया जाता है। अब इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उस समय
इस वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन होता है। कहाँ पर होता है? तो ये होता है जयपुर में। तो जयपुर में इसका उद्घाटन होता है। अब इस चरण के अंतर्गत जो पद बनाया जाता है राज प्रमुख का, तो राज प्रमुख के पद पर यहाँ पर सवाई मानसिंह द्वितीय को बैठाया जाता है। सवाई मानसिंह द्वितीय को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया जाता है। उसके बाद अगला जो पद आता है महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख के पद पर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को बिठाया जाता है। और एक पद और यहाँ पर रहता है, वह रहता है उपराज प्रमुख। और इस उपराज प्रमुख के पद पर कोटा के महाराव भीम सिंह को यहाँ पर बिठाया जाता है। तो ये राज प्रमुख, महाराज प्रमुख और उपराज प्रमुख। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पद यहाँ रहता है, वह रहता है प्रधानमंत्री का। तो साथियों, जब इस वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री की बात आती है तो फिर से दो व्यक्ति इस पद के लिए प्रबल दावेदार होते हैं। एक होते हैं हीरालाल शास्त्री और दूसरे होते हैं जयनारायण व्यास, जो जोधपुर से संबंधित है। तो जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री इस वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार उस समय होते हैं। लेकिन उस समय जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, उसके अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट, तो गोकुल भाई भट्ट जो है वह सभी को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री के अलावा और कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। वो इस संपूर्ण राजस्थान के शासन को चलाने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो गोकुल भाई भट्ट के कहने पर अब यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो पद है, यह पद दिया जाता है हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को। तो वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री यहाँ पर हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। अब मैंने कहा था कि अन्य जो रियासतें थी, उन रियासतों के आर्थिक जो महत्व है, उसका रियासतों का जो महत्व है उसको बनाए रखने के लिए उनको भी अलग अलग विभाग दिए गए थे। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान की अन्य रियासतों को कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग यहाँ पर दिए गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर रियासत को यहाँ पर दिया गया था राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय। उसके बाद बीकानेर की बात करते हैं। तो बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया था। बात करते हैं हम कोटा की। तो कोटा को वन और सहकारी विभाग। उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर को यहाँ पर कृषि विभाग। और उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर को यहाँ पर दिया गया था खनिज विभाग। तो इस तरह से राजस्थान की जो सभी रियासतें थी, उन रियासतों के महत्व को देखते हुए उनको अलग अलग जो है विभाग दिए गए थे। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान के इस एक महत्वपूर्ण चरण का जो है उद्घाटन हो जाता है, जिसको हम वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं। और यही 30 मार्च हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार सेव कर लें, उसके बाद हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरे चरण का यहाँ पर समापन हो जाता है। अब तीसरे चरण के बाद चौथे चरण का यहाँ पर समापन होता है वृहद राजस्थान के रूप में। अब एक और महत्वपूर्ण जो चरण है, वह चरण 5वें चरण के रूप में
जिसकी हम चर्चा अब करने वाले हैं। तो साथियों, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के बाद अब इसका एक महत्वपूर्ण चरण और हमारे सामने आता है, वो रहता है पांचवा चरण। और इस पांचवें चरण को हम संयुक्त वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं। संयुक्त वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने वृहद राजस्थान के गठन की बात की थी। तो जिस समय वृहद राजस्थान के गठन की चर्चा चल रही थी, उसी दौरान जो रियासती विभाग है, यह रियासती विभाग 13 फरवरी 1949 को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक करता है, जिसमें मत्स्य संघ के सभी शासकों को बुलाया जाता है। तो ये जो बैठक रहती है, यह बैठक रहती है 13 फरवरी 1949 को। बैठक कौन बुलाता है? यह बुलाता है रियासती विभाग। और इस बैठक में राजस्थान में जो मत्स्य संघ था, जिसका गठन पहले चरण में हुआ था, तो मत्स्य संघ के जो प्रशासक हैं वह इस बैठक में शामिल होते हैं। अब इस बैठक में रियासती विभाग को मालूम चलता है कि मत्स्य संघ की जो 4 रियासतें थी, 4 रियासतें कौन कौन सी? अलवर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। तो यहाँ पर रियासती विभाग को यह मालूम चलता है कि इन 4 रियासतों में से 2 रियासतें अलवर और करौली ये वृहद राजस्थान में मिलने के लिए तैयार है। ये वृहद राजस्थान में मिलने के लिए तैयार है, लेकिन भरतपुर और धौलपुर जो हैं, ये 2 रियासतें भाषाई आधार पर, ध्यान देना, क्योंकि इस क्षेत्र में इन दोनों की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है और इस सीमावर्ती क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रचलन है। तो ये दोनों रियासतें उस समय भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छा करती है। तो अब वृहद राजस्थान में अलवर करौली मिलने के लिए तैयार है, लेकिन भरतपुर और धौलपुर जो है भाषाई आधार पर इसमें उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छा रखती है। अब रियासती विभाग यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाता है। वह भरतपुर और धौलपुर की जो जनता है, उस जनता की जो है भावनाओं को जानने के लिए या जनता की राय जानने के लिए कि वो जनता किस में मिलना चाहती है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण समिति का गठन होता है। इस समिति को आप ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह रहती है डॉक्टर शंकर देव राय समिति। पहला सवाल यह बनता है कि डॉक्टर शंकर देव राय समिति का जो संबंध है वो राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण से है? तो इनका जो संबंध है वह संयुक्त वृहद राजस्थान के गठन से संबंधित है। और अब इन्होंने काम क्या था? तो डॉक्टर शंकर देव राय समिति का गठन यहाँ पर किया गया और इसमें 2 और सदस्य रखे गए थे। तो अध्यक्ष इसके समिति के डॉक्टर शंकर देव राय, और इसके जो सदस्य थे, एक थे प्रभुदयाल, पहले सदस्य प्रभुदयाल, और जो दूसरे सदस्य थे वो थे R.K. सिंगावा। R.K. सिंगावा। तो 2 सदस्यों के साथ डॉक्टर शंकर देव राय समिति का गठन किया गया था। अब इस समिति के जो सदस्य हैं वह सदस्य भरतपुर और धौलपुर की जनता के बीच पहुंचते हैं और वहां जाकर वो वहां की जनता से उनकी राय लेते हैं और राय लेने के पश्चात पुनः दिल्ली लौटकर ये इस बात की जो है रिपोर्ट कमेटी को सौंपते हैं कि वहाँ की जो अधिकांश जनता है वह जनता वृहद राजस्थान में मिलने के लिए तैयार है, यानी वहाँ की जनता वृहद राजस्थान में मिलना चाहती है। तो अब इस समिति की सिफारिश को रखा जाता है और सिफारिश के आधार पर 1 मई 1949 को, ध्यान देना, 1 मई 1949 को एक विज्ञप्ति जारी की जाती है। वह विज्ञप्ति कौन सी रहती है?
यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की जाती है और इस विज्ञप्ति में कहा जाता है कि मत्स्य संघ जो है इसको अब किस में मिलाया जाएगा, इसको मिलाया जाएगा वृहद राजस्थान में, और इन दोनों से मिलकर अब बनेगा संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। तो 1 मई 1949 को यह विज्ञप्ति जारी की जाती है। इस विज्ञप्ति में अब यह घोषणा की जाती है कि मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में शामिल करके संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण अब किया जाएगा। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण तारीख आ जाती है वह आ जाती है 15 मई 1949, और इसी तारीख को अब राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण यानी संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन किया जाता है। संयुक्त वृहद राजस्थान का यहाँ पर उद्घाटन विधिवत रूप से हो जाता है। अब संयुक्त वृहद राजस्थान के गठन के बाद जो पदाधिकारी, ध्यान देना इस बात को, जो पदाधिकारी राजस्थान के चौथे चरण में थे, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण यानी वृहद राजस्थान में जो यहाँ के पदाधिकारी थे वह यहाँ पर यथावत बने रहते हैं। यानी यहाँ पर राज प्रमुख के पद पर मान सिंह नृत्य रहते हैं। इस चरण में भी यहाँ पर महाराज प्रमुख जो है वो भोपाल सिंह रहते हैं। उपराज प्रमुख यहाँ पर महाराज भीम सिंह रहते हैं, और प्रधानमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री यहाँ पर यथावत बने रहते हैं। और पिछले चरण के तरह ही इस चरण में भी जो 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया जाता है, तो यह उद्घाटन भी सरदार पटेल के द्वारा किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ पर इसका भी उद्घाटन किया जाता है। तो जो यहाँ की कार्यकारिणी है, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, वो चौथे चरण के समान ही रहते हैं। आप उसको थोड़ा वीडियो को पीछे करके आप वहाँ से इनको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण चरण की जो है समाप्ति होती है संयुक्त वृहद राजस्थान के रूप में, और यहाँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण समिति आती है, वह रहती है डॉक्टर शंकर देव राय समिति। तो अब आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा कि डॉक्टर शंकर देव राय समिति का गठन जो है या संबंध किस चरण से है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका संबंध संयुक्त वृहद राजस्थान से है। अब सवाल आपसे ये पूछ रहे कि मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। तो मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने के लिए डॉक्टर शंकर देव राय समिति का गठन किया गया था। तो अब आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे अगले चरण की। तो यहाँ तक राजस्थान एकीकरण के 5 चरण पूर्ण हो चुके हैं, और 5 के बाद अब एक और महत्वपूर्ण चरण रहेगा, वह रहेगा छठा चरण। तो यहाँ तक राजस्थान या राजपूताना की जो 18 रियासतें थी, उन 18 रियासतों का एकीकरण हो चुका है। अब आपको पता है कि जो सिरोही रियासत है, वह सिरोही रियासत मुंबई प्रांत में मिल गई थी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे सिरोही रियासत को छठे चरण के अंतर्गत पुनः राजस्थान में मिला जाता है। इसके बारे में चर्चा हम विस्तार से करेंगे। अब बात करते हैं हम राजस्थान एकीकरण के एक और महत्वपूर्ण चरण, छठे चरण की, और यह छठा चरण रहता है राजस्थान संघ। साथियों, अब तक हमने राजस्थान एकीकरण के 5 चरण पढ़े। उन 5 चरणों के दौरान जो हमारा पिछला चरण था उसमें मत्स्य संघ जो है उसको भी राजस्थान में मिला जाता है। अब यहाँ पर एक रियासत बच जाती है। 19 रियासतों में से 18 रियासतें अब तक आपस में जुड़ चुकी हैं। अब एकमात्र सिरोही रियासत बची है। तो साथियों, सिरोही रियासत को भी राजस्थान में मिलाने के प्रयास काफ़ी पहले ही शुरू हो गए थे। इसी संदर्भ में एक बार हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा था, और उन्होंने जिस समय उदयपुर को
जो है राजस्थान में मिलाया जा रहा था, संयुक्त राजस्थान का गठन जब किया जा रहा था, तब उन्होंने हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि हमें इस बात की खुशी है कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया जा रहा है। अब इससे जो है सिरोही को राजस्थान में मिलाने का जो है और भी अवश्यंभावी ये कदम हो गया है कि उदयपुर के मिलने के बाद अब सिरोही को भी राजस्थान में मिलाया जाए, क्योंकि हमारे लिए सिरोही का मतलब है गोकुल भाई भट्ट, और बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं हीरालाल शास्त्री ने वहाँ पर शुरुआत की थी कि हमें गोकुल भाई भट्ट सहित सिरोही को भी राजस्थान में मिला दिया जाए। अब जब जवाहरलाल नेहरू उदयपुर आए थे, जिस समय उन्होंने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था, तब वहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ताओं ने सिरोही की जो समस्या थी, इस समस्या से पंडित जवाहरलाल नेहरू को अवगत कराया था। तो वहाँ की जो जनता है उसमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इस समस्या से अवगत कराया कि हमें सिरोही भी राजस्थान में चाहिए। अब जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ से वापस दिल्ली लौटते हैं, दिल्ली लौटकर उन्होंने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि जब मैं राजस्थान गया था, उदयपुर जब मैं गया था, तब वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में सिरोही के विषय को लेकर काफ़ी रोष है। वो यह कहते हैं, वो चाहते हैं कि सिरोही जो पिछले कई वर्षों से राजस्थान का हिस्सा रहा है, तो अब इस सिरोही को राजस्थान में ही मिलाया जाए। हालांकि मैंने वहाँ कहा कि मुझे इस विषय में इतनी अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अभी हाल फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर मेरा ये मानना है कि जहाँ पर मतभेद होते हैं वहाँ पर हमको जनता की राय ही माननी चाहिए। अब ये पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सरदार पटेल को लिखते हैं। सरदार पटेल इस पत्र का जवाब देते हैं और फिर से वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं कि मेरी इस विषय में जो है कई बार बात हुई है, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात हुई है, और उन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उन लोगों को सिरोही नहीं चाहिए, उन लोगों को केवल गोकुल भाई भट्ट चाहिए। तो हम बिना सिरोही को राजस्थान में दिए हुए भी यह कार्य कर सकते हैं कि वहाँ की जो जनता है उन जनता को केवल गोकुल भाई भट्ट चाहिए, उनको पूरा सिरोही नहीं चाहिए। क्योंकि जो पटेल हैं वो पटेल एक सरदार पटेल जिनका संबंध गुजरात से था, और सरदार पटेल की पूर्ण इच्छा थी कि वह जो हमारा एक पर्यटक स्थल है महत्वपूर्ण माउंट आबू, तो वह उसको गुजरात में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इसको पहले मुंबई प्रांत में मिला दिया गया था, जैसा कि हमने कुछ समय पहले बात की थी कि सिरोही को मुंबई प्रांत में मिलाया गया था। सरदार पटेल की पूर्ण इच्छा थी। अब भाषाई आधार पर जब महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे, तो सरदार पटेल की पूर्ण इच्छा थी कि वह इस महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल को गुजरात में मिलाए। तो सरदार पटेल जो एक काफ़ी चतुर व्यक्ति थे, राजनीतिज्ञ थे, तो 26 जनवरी 1950 को अब राजस्थान के एकीकरण का जो छठा चरण है, राजस्थान संघ, पूर्ण होता है। अब यहाँ पर क्या होता है उसको देखें। तो जो छठा चरण है राजस्थान संघ, इस संघ का उद्घाटन होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अब इस चरण के अंतर्गत ध्यान देना, अब यहां पर जो पहले बना था संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान जो 5वें चरण के अंतर्गत बना था, अब इस संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही रियासत को शामिल कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर आबू और देलवाड़ा जो है, जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, तो आबू और देलवाड़ा को यहाँ पर इसमें नहीं मिलाया जाता है। इसका मतलब आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर सिरोही जो है वह अब संयुक्त वृहद राजस्थान में मिला दिया जाता है। अब यह जो सिरोही है, इस सिरोही में एक महत्वपूर्ण गांव भी था, वह गांव था हातल गांव, और यह हातल गांव जो है गोकुल भाई भट्ट की जन्मस्थली थी, ध्यान रखना।
तो गोकुल भाई भट्ट की जो जन्मस्थली है हाथल गांव जो सिरोही में है, तो इस हाथल गांव सहित सिरोही को अब संयुक्त वृहद राजस्थान में मिला दिया जाता है। आबू देलवाड़ा क्षेत्र को यहाँ पर राजस्थान में या राजस्थान संघ में शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान रखना इस बात को आप कि छठे चरण के अंतर्गत आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष जो सिरोही राज्य था, रियासत थी, जिसमें हाथल गांव भी शामिल था, इसको संयुक्त वृहद राजस्थान में शामिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर इस चरण का उद्घाटन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। यहाँ पर सभी पदाधिकारी और राजधानी जो पूर्व चरण में थे वही रहते हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण काम ये होता है कि यहाँ पर राजपूताना का जो ये क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भी लागू हुआ था, तो जो राजपूताना का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को अब संवैधानिक रूप से इस क्षेत्र को अब राजस्थान नाम दे दिया जाता है। महत्वपूर्ण चरण है ये, ध्यान रखना आप इस बात को कि यहाँ पे जो राजस्थान नाम आता है इस क्षेत्र के लिए, राजपूताना के इस क्षेत्र के लिए, तो इस क्षेत्र के लिए संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम की घोषणा यहाँ होती है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर जयपुर को राजधानी भी जो है इस राजस्थान के लिए बनाया जाता है। तो संवैधानिक रूप से अब राजस्थान नाम की घोषणा यहाँ होती है और जयपुर को इसकी राजधानी भी अब घोषित कर दिया जाता है इस राजस्थान के लिए। और इन दोनों की घोषणा के लिए अब एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर समिति का गठन होता है, और वह समिति रहती है पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति, तो ये भी महत्वपूर्ण है। सवाल आपसे पूछा जाए कि राजस्थान जो राजपूताना के क्षेत्र को राजस्थान नाम किस समिति की अनुशंसा पर दिया गया, तो वह समिति थी पी सत्यनारायण राव समिति। जयपुर को राजधानी किस समिति की अनुशंसा पर घोषित किया गया था, तब भी पी सत्यनारायण राव समिति। इससे पहले एक और समिति आई थी, डॉक्टर शंकर देव राय समिति। तो डॉक्टर शंकर देव राय समिति का जो संबंध है वह संबंध मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के लिए था, और यहाँ पर जो है पी सत्यनारायण राव समिति है, इसका संबंध राजस्थान नाम और जयपुर को राजधानी बनाने के संदर्भ में है। तो राजस्थान के एकीकरण में ये दो महत्वपूर्ण समितियां हैं, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। एक समिति डॉक्टर शंकर देव राय समिति मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के संबंध में, और पी सत्यनारायण राव समिति राजस्थान नाम और जयपुर को राजधानी बनाने के संदर्भ में है। अब साथियों यहाँ एक बात और आप ध्यान रखें विशेष, हम बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के साथ ही अब यहाँ पर भारत के लिए प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया। ध्यान रखना, अब तक जो राजस्थान की एकीकरण के चरण हम पढ़ रहे थे वहाँ पर प्रधानमंत्री शब्द का जिक्र आ रहा था, लेकिन अब भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के लिए प्रधानमंत्री पद का जो है वो सृजन किया गया। तो अब राजस्थान में जो राजस्थान संघ का गठन किया गया, जहाँ पर पहले प्रधानमंत्री पद हुआ करता था, अब इस प्रधानमंत्री के पद के स्थान पर अब नया पद हमको मिला था, वह पद मिला था मुख्यमंत्री का। और अब संविधान के लागू होने के बाद जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री तो ये थे हीरालाल शास्त्री। ध्यान रखना इस बात का। उससे पहले तक यह पद प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, लेकिन भारत का संविधान लागू होने के बाद जो प्रधानमंत्री का पद है यह भारत देश के लिए होने लगा। तो प्रधानमंत्री के पद के बाद अब यहाँ पर नया पद सृजन किया गया, और यह पद था मुख्यमंत्री का। और इस मुख्यमंत्री के पद पर मनोनीत होने वाले जो पहले व्यक्ति थे
वो व्यक्ति थे हीरालाल शास्त्री। तो साथियों, यहाँ पर राजस्थान एकीकरण का छठा और महत्वपूर्ण चरण राजस्थान संघ का भी समापन होता है। तो सरदार पटेल की जो कोशिशें थी, उन कोशिशों के अनुसार सिरोही राज्य को वो गुजरात में मिलाना चाहते थे, लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जनता है, उनके विरोध के कारण अब जो गोकुल भाई भट्ट का गांव है हाथल गांव, तो हाथल गांव के सहित जो सिरोही का क्षेत्र है उसको संयुक्त वृहद राजस्थान में मिला दिया गया और आबू देलवाड़ा क्षेत्र अभी भी इस राजस्थान से अलग था, जो राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में राजस्थान में मिलने वाला है। तो यहाँ तक राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम मिल गया। यहाँ जयपुर जो है राजधानी घोषित कर दी गई। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर यह दोनों काम किए गए थे और संविधान लागू होने के बाद जो प्रधानमंत्री का पद था वह अब भारत में सृजित किया गया और राजस्थान में प्रधानमंत्री के पद के स्थान पर अब नया पद मुख्यमंत्री का सृजित किया गया और इस मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत होने वाले पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। अब राजस्थान एकीकरण का सातवां और अंतिम चरण हम पढ़ने जाएंगे और इस चरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से जो बचे हुए क्षेत्र हैं, अभी एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र बचा हुआ है और सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र जो अभी गुजरात में है, उसको हम कैसे मिलाते हैं। तो साथियों, राजस्थान एकीकरण के छठे चरण के बाद अब जो इसका सातवां और अंतिम चरण रहता है, जहां पर हमें वर्तमान राजस्थान की प्राप्ति होती है, तो सातवें चरण के अंतर्गत छठे चरण में जब सिरोही के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सिरोही को जब राजस्थान में मिला जाता है, तो अब जो बचा हुआ क्षेत्र है, जो बचा हुआ क्षेत्र था आबू देलवाड़ा का, तो यहाँ पर अब और अधिक विरोध होने लगता है। वहाँ के जो नेता थे गोकुल भाई भट्ट, इनके नेतृत्व में वहाँ की जनता जो है उस क्षेत्र को, आबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाने के लिए संघर्ष करती है, यहाँ पर विरोध करती है। तब भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग, और इस राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष है यह बनाया जाता है डॉक्टर फजल अली को। तो डॉक्टर फजल अली के नेतृत्व में अब राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है निर्माण किया जाता है और डॉक्टर फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही, ध्यान देना, इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही अब जो तारीख आ जाती है महत्वपूर्ण, वह तारीख रहती है 1 नवंबर 1956, जब इस अंतिम चरण का भी जो है गठन हो जाता है। और इस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर अब जो महत्वपूर्ण क्षेत्र राजस्थान में मिले जाते हैं, कौन कौन से? एक आबू और देलवाड़ा क्षेत्र, आबू देलवाड़ा क्षेत्र है, इसको भी अब राजस्थान में मिलाया जाता है। उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, तो इसको भी राजस्थान में मिलाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की मंदसौर जिला जो है उसकी भानपुरा तहसील है और भानपुरा तहसील का एक क्षेत्र है सुनेल टप्पा। तो सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश का जिला कौन सा? मंदसौर, और मंदसौर की तहसील थी भानपुरा। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा जो क्षेत्र है, यह सुनेल टप्पा क्षेत्र अब कोटा में मिला जाता है, राजस्थान में इसको शामिल किया जाता है। साथ ही साथ
एक क्षेत्र और रहता है, वो रहता है सिरोंज। सिरोंज क्षेत्र, सिरोंज कहाँ का है? ये था उस समय झालावाड़ का, तो इसको अब मध्य प्रदेश में मिलाया जाता है। तो इस परिवर्तन के बाद अब राजस्थान एकीकरण का जो 7वां और अंतिम चरण है वह भी पूर्ण हो जाता है और हमको राजस्थान के जो वर्तमान स्थिति है वह स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया जाता है, साथ ही जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था उसको भी राजस्थान में मिलाया जाता है, और मध्य प्रदेश की जो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील है उसका सुनेल टप्पा क्षेत्र अब कोटा में मिलाया जाता है, यानी इसको भी राजस्थान में शामिल किया जाता है। और झालावाड़ के जो सिरोंज उपखंड था उस सिरोंज उपखंड को मध्य प्रदेश में मिला दिया जाता है। तो इन सब के मिलने के पश्चात अब राजस्थान की वर्तमान जो स्थिति है यह स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है महत्वपूर्ण, कि यहाँ पर अब 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन, और इस 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया जाता है। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत अब राजस्थान को, अब जो राजस्थान है वह राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बन जाता है। तो साथियों, जिस समय आज़ादी प्राप्त हुई थी उस समय राजस्थान बी श्रेणी के राज्य में शामिल था। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के समय भारत जो है वह 3 तरह के राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ पर 3 श्रेणियाँ थी राज्यों की। कौन कौन सी श्रेणियाँ थी? सबसे पहले थी ए श्रेणी। तो ए श्रेणी वह थी जहाँ पर सीधे सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का जो है नियंत्रण था। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण, ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण। तो वे राज्य ए श्रेणी के जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण था वो ए श्रेणी में शामिल थे। अब यहां पर जैसे बंबई, कोलकाता, मद्रास, बिहार, तो ये सभी जो हैं ये ए श्रेणी के राज्य थे। और यहाँ पर जो प्रशासक थे उसको हम राज्यपाल या इसको हम गवर्नर कहते थे। तो ये पहले ए श्रेणी के राज्य। उसके बाद दूसरी श्रेणी थी बी श्रेणी। तो बी श्रेणी वह थी जिसमें आज़ादी के बाद छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर उस राज्य का निर्माण किया गया था। तो वो सभी थे बी श्रेणी में। और यहाँ का जो प्रशासक था वह प्रशासक कहलाते थे राज प्रमुख, यानी रियासतों के एकीकरण से, रियासतों के एकीकरण से जिन राज्यों का निर्माण हुआ था वह बी श्रेणी के राज्य थे। अब राजस्थान जो है वह राजस्थान इसमें शामिल था बी श्रेणी में। और तीसरी श्रेणी थी सी श्रेणी। तीसरी सी श्रेणी जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जो केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको हम कहते हैं चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी। और यहाँ के जो प्रशासक थे वह थे चीफ कमिश्नर। तो ये 3 श्रेणियों के जो राज्य थे स्वतंत्रता के समय, राजस्थान उस समय बी श्रेणी में शामिल था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में राजस्थान को अब जो है बी श्रेणी से हटाकर ए श्रेणी का राज्य बना दिया गया था। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चर्चा मैं करना चाहूँगा कि यहाँ इस चरण के बाद, यहाँ मैं लिख देता हूँ,
आप व्यवस्थित वीडियो के साथ साथ इसको नोट्स फॉर्मेट में बनाते रहें। अब जब सातवां चरण पूर्ण हुआ था तब यहाँ पर जो राज प्रमुख का पद था, तो इस राज प्रमुख के पद को अब यहाँ पर समाप्त किया गया और राज प्रमुख के पद के स्थान पर अब यहाँ पर नया पद आया गया था, सृजित किया गया था, वह था राज्यपाल का। और राज्यपाल का पद सृजन करने के बाद जो राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे वह बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे जिनको पद और गोपनीयता की शपथ जो है, पद और गोपनीयता की शपथ ये दिलाई थी महाराजा मानसिंह द्वितीय ने। जयपुर के महाराजा जो थे उस समय राजप्रमुख थे, इन्होंने गुरुमुख निहाल सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। तो 7वें चरण के बाद एक और महत्वपूर्ण काम यह हो जाता है कि यहाँ राज प्रमुख का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राज्यपाल का पद जो है सृजित किया जाता है और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बनाए जाते हैं। अब इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, जिस समय 7वां चरण चल रहा था, समाप्त हुआ था, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, और मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का जनक कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ अब इस चरण के समाप्ति के बाद अब यहाँ जो अजमेर शामिल हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो राजस्थान में शामिल हुआ था, तो अब अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला यहाँ पर बनाया जाता है। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया जाता है। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपने 7वें चरण की है। 7वें चरण में हमने देखा कि राज्य पुनर्गठन आयोग डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में जो गठित किया गया था, इनकी सिफारिशों के आधार पर काफ़ी क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाया गया और वर्तमान राजस्थान की स्थापना यहाँ पर की गई। और 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राजस्थान को बी श्रेणी से हटाकर ए श्रेणी का राज्य यहाँ बनाया गया। तीनों श्रेणियों के हमने जिक्र किया, कौन कौन सी श्रेणियाँ थी और उसका नियंत्रण किसके पास था। फिर जो राज प्रमुख का पद था, उस राज प्रमुख के पद को हटाकर उसकी जगह राज्यपाल का पद जो गठित किया गया था, सृजित किया गया था, और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल यहाँ पर बनाए गए थे। और मोहनलाल सुखाड़िया जो 7वें चरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, इनको राजस्थान आधुनिक राजस्थान का जनक कहा जाता है। और यहीं पर राजस्थान में अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था। तो ये राजस्थान एकीकरण का 7वां और अंतिम चरण, जिसके बाद राजस्थान की वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान स्वरूप जो है वह अस्तित्व में आ गया था। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। अब यहाँ तक हमने राजस्थान के 7 चरणों की बात की है। अब हम राजस्थान के मैप में एक बार इन 7 चरणों को पुनः देख लेते हैं कि 7 चरण जो हुए थे वो किन किन को मिलाकर हुए थे, जिससे आपका जो है एक बार पुनः रिवीजन हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हम राजस्थान के एकीकरण को राजस्थान के मैप में देख लेते हैं। राजस्थान एकीकरण एक नज़र में। तो जैसा कि हमने बात की थी कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय राजस्थान जो है, यह राजस्थान विभिन्न देशी रियासतों में बटा हुआ था। यहाँ पर ठिकाने थे और इन ठिकानों का, इन रियासतों का एकीकरण जो है वह 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर रियासतें कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर जो रियासतें थी
वह थी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये 19 रियासतें अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, किशनगढ़, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, किशनगढ़, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर। तो ये 19 रियासतें। 19 रियासतों के अलावा यहाँ पर ठिकाने, पहला ठिकाना नीमराना, दूसरा ठिकाना लावा और तीसरा था कुशलगढ़। तो ये 3 ठिकाने। और उसके बाद एक था केंद्र शासित प्रदेश, ये था अजमेर, मेरवाड़ा। तो ब्लैक रंग में, जो ब्लैक कलर में है वो राजस्थान की रियासतें, रेड कलर में जो है वो राजस्थान के ठिकाने और जो ब्लू कलर में है वो केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं पहले चरण की। तो प्रथम चरण जिसको हमने कहा था मत्स्य संघ, यह हुआ था 18 मार्च 1948 को। तो अब इस मत्स्य संघ में मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा, आप उसको नोट्स बनाते समय पूरा लिखें। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और साथ ही साथ एक जो केंद्र शासित ठिकाना था नीमराना। यानी राजस्थान एकीकरण का जो पहला चरण था, उस पहले चरण के अंतर्गत ये भाग शामिल हुआ था मत्स्य संघ। अब राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण जिसको हमने कहा था पूर्वी राजस्थान संघ। तो पूर्वी राजस्थान संघ जो है ये हुआ था 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को। तो यहाँ पर कुल 9 रियासतों और एक ठिकाने का जो है वो विलय हुआ था। कौन कौन से रियासतें थी? तो रियासतें यहाँ पर टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और किशनगढ़, और साथ ही एक ठिकाना था वो था कुशलगढ़। यानी अब जो एकीकरण का दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण में इन सभी रियासतों का जो है विलय हुआ था। इनसे मिलकर पूर्वी राजस्थान संघ का गठन हुआ था। अब तीसरा चरण था, और यह तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को। तो ये हो गया हमारा तीसरा चरण। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो इससे पहले पूर्वी राजस्थान संघ बना था, पूर्वी राजस्थान संघ, इसमें
उदयपुर रियासत जो है वो शामिल हुई थी। पूर्वी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, यानी ये जो दूसरा चरण था, इस दूसरे चरण में अब उदयपुर को शामिल कर दिया गया। तो दूसरा और इसमें शामिल हो गया उदयपुर, तो ये मिलके बन गया अब तीसरा जो चरण वो पूर्वी राजस्थान संघ और उदयपुर के मिलने से बना था। अब इसके बाद चौथा चरण ये बना था वृहद राजस्थान। तो इस वृहद राजस्थान के अंतर्गत, अच्छा ये जो महत्वपूर्ण तारीख आपको ध्यान रखनी है, 30 मार्च 1949। तो 30 मार्च 1949 को चौथा चरण पूर्ण हुआ था। अब इस चौथे चरण के अंतर्गत जो संयुक्त राजस्थान था, संयुक्त राजस्थान, और इसमें 4 रियासतें शामिल हुई थी। कौन कौन सी? वह थी जयपुर, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप इसको पूरा लिखें। जयपुर के बाद जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। यानी अब जो अगला चरण था, उस चरण में जो यहाँ था पूर्वी राजस्थान संघ के बाद संयुक्त राजस्थान। अब इस संयुक्त राजस्थान में सिरोही अलग हो जाएगा, और सिरोही के अलग होने के बाद जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, यहाँ पर जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है यह अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। तो अब जो, अच्छा ये यहाँ कर दूं मैं, ये हो गया था तीसरा चरण। अब तीसरे चरण के बाद ये हो जाएगा चौथा चरण। तो चौथे चरण में जो पहले से जो संयुक्त राजस्थान था, तो संयुक्त राजस्थान में अब जो है जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये 4 रियासतें जुड़ जाती है। अब चौथे के बाद जो 5वां चरण है, तो साथियों 5वां चरण जिसको हमने कहा था संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, और संयुक्त वृहद राजस्थान की तारीख थी 15 मई 1949। 15 मई 1949। तो इस 5वें चरण के अंतर्गत अब देखें, यहाँ जो वृहद राजस्थान था, तो वृहद राजस्थान में कौन मिल जाता है? अब यहाँ मिल जाता है मत्स्य संघ। यानी अब ये जो मत्स्य संघ है, यह मत्स्य संघ इस वृहद राजस्थान में मिल जाता है, और वृहद राजस्थान में मिलने के बाद अब इस संपूर्ण क्षेत्र का नाम हो जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान। अब यहाँ पर सिरोही अलग है और अजमेर मेरवाड़ा अलग है। तो अब इसके बाद आता है छठा चरण, और छठे चरण का नाम रहता है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, तो राजस्थान संघ जो बनता है 26 जनवरी 1950 को। अब इस राजस्थान संघ में क्या शामिल होता है उसको देखें। तो जो संयुक्त वृहद राजस्थान था, संयुक्त वृहद राजस्थान, आप इसको पूरा लिखना। तो संयुक्त वृहद राजस्थान में अब क्या शामिल हो जाता है? सिरोही जो रियासत है वो शामिल होती है, और सिरोही रियासत में यहाँ पर आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र है यह शामिल नहीं होता है। तो आबू देलवाड़ा को छोड़कर जो बाकी रियासत है, सिरोही रियासत, वो अब शामिल हो जाती है। तो हम यहाँ सिरोही को शामिल करते हैं। तो सिरोही शामिल हो गया, लेकिन सिरोही का जो क्षेत्र था यह था आबू देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा। तो छठे चरण के बाद राजस्थान की स्थिति कुछ ऐसी बनती है, और
अब जो फाइनली 7वां चरण है और 7वां चरण जो अब बन जाता है राजस्थान, जो गठित होता है 1 नवंबर 1956, आधुनिक राजस्थान। और इसमें अब जो राजस्थान संघ था तो राजस्थान संघ में अब मिलता है यहाँ पर आबू देलवाड़ा, फिर यहाँ मिलता है अजमेर मेरवाड़ा, फिर यहाँ मिलता है सुनेल टप्पा। बात की थी हमने मध्य प्रदेश की जो भानपुरा तहसील थी मंदसौर जिले में, वहाँ से सुनेल टप्पा को हमने लिया था। और यहाँ से अलग होता है वो होता है सिरोंज, और सिरोंज जो है वह मध्य प्रदेश को दिया जाता है। तो इन सब के बाद अब फाइनली जो है राजस्थान पूर्ण रूप से एकीकृत हो जाता है, यानी अब 7वें चरण के बाद राजस्थान की जो स्थिति है वह वर्तमान में आपको यह नज़र आती है। तो साथियों 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक हमारा यह एकीकरण जो है चलता है, और एकीकरण की जो पूरी अवधि रहती है तो यह अवधि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। आपको ध्यान रखना है कि यह अवधि रहती है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का एकीकरण जो है वह कितने समय अवधि तक चला था। तो राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन तक चला था। तो ये राजस्थान की सभी 19 रियासतों के अलावा 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। आप चाहें तो एक बार इसको सेव कर लें स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो साथियों यहाँ आकर हमने राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक मित्रों तक अवश्य शेयर करें। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए आप उन तक इन वीडियो को पहुंचाएं। इसको अधिक से अधिक लाइक करें। इस चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कुछ और टॉपिक के साथ हम आपसे फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। साथ ही साथ हम राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासरूम है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, और बहुत जल्द हम जो विश्व भूगोल है उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा जो हम बहुत जल्द करने वाले हैं, एक नया प्लान जो हम लेकर आ रहे हैं उसकी हम घोषणा आपसे बहुत जल्द करने वाले हैं। और बहुत जल्द हम जो है भूगोल की लाइव क्लास का भी प्लान कर रहे हैं। तो लाइव क्लास जब होगी उससे 1-2 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाएगी। तो इन सभी क्लासरूम के शेड्यूल के साथ हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।